हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। आज की वीडियो में हम नावल रविकांत की आइडिया और फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, जो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप कंपनीज के लिए एक जाने माने आइकॉन है, जो कि उबर, ट्विटर, पोस्टमेट्स जैसी कई सक्सेसफुल कंपनीज के लिए इन्वेस्टर भी रह चुके हैं। नावल रविकांत की फिलोसफी से हम कई ऐसी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमें सक्सेसफुल बनाने के साथ साथ ये भी सिखाएगा कि हम कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये बुक रिव्यू के बाद हमको वेल्थ और मनी के बीच का डिफरेंस बारे में पता लगेगा और हम ये भी जानेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमको वेल्थ जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन जैसी लेवरेज कैसे हेल्प कर सकता है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू क्यूरियस। 21st सेंचुरी में पैसा कमाना एक काम नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसको हम सबको सीखना है, और ये स्किल को सीखने के लिए हमें खुद को प्रोडक्टाइज बनाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, इसमें दो वर्ड है। एक है प्रोडक्टाइज जो लेवरेज और स्पेसिफिक नॉलेज को लेकर बनता है, दूसरा योरसेल्फ जो यूनिकनेस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर बनता है। हम में से काफी लोगों को अभी तक ये लगता है कि मनी और वेल्थ एक ही चीज है। हमारे पास जो भी पैसा है वो एक मीडियम है हमारा वेल्थ को दूसरों को ट्रांसफर करने के लिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि पैसा एक सोशल क्रेडिट है जो हमारी एबिलिटी को डिफाइन करता है कि हम उस पैसे से दूसरों के टाइम को क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। जब हम अपना काम को सही ढंग से करते हैं या फिर सोसाइटी के लिए एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, इसके बदले में हमें जो थैंक यू और एप्रिसिएशन अमाउंट मिलता है, इसी को ही कहा जाता है मनी। जबकि वेल्थ आपकी वांटिंग को डिफाइन करता है, यानी जो एसेट आप सोते हुए भी अर्न कर रहे हैं, यानी एक फैक्ट्री, उसमें काम करने वाले रोबोट्स या फिर एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो कि 24/7 दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सब को वेल्थ की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उस पैसा को भी वेल्थ कहा जाएगा जो कि आप दूसरे एसेट्स या दूसरे बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किए हैं। हम अपने घर में, ऑफिस में या स्ट्रीट्स में जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं वो भी कभी एक टेक्नोलॉजी ही था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर या फिर स्ट्रीट लाइट्स। ये सब एक टाइम पे टेक्नोलॉजी ही था। वो हर एक चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो सब टेक्नोलॉजी ही है, और जिस दिन उसके बारे में हमको पता लग जाएगा, इट विल बी नो लॉन्गर टेक्नोलॉजी टू अस। सोसाइटी को हमेशा नया चीज की जरूरत है। अगर हम अपने आप को वेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमको हमेशा ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम अपनी स्किल और कैपेबिलिटी से सोसाइटी को क्या दे सकते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट सबके लिए नया है। इसके बाद हमको ये जानना होगा कि वो कॉन्सेप्ट को स्केल कैसे करना है, क्योंकि हमको वो कॉन्सेप्ट की मदद से एक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें लाखों करोड़ प्रोडक्ट्स बनाना है, जैसे कि सबके पास वो प्रोडक्ट पहुंच सके। जैसे कि आईफोन, स्टीव जॉब्स और उनका टीम ये फाइंड आउट किए कि सोसाइटी को एक ऐसा प्रोडक्ट की जरूरत है जो लैपटॉप जैसा कैपेबल हो, उसको पॉकेट में कैरी किया जा सकता है और यूज करने के लिए इजी भी हो। तब स्टीव जॉब्स और उनका टीम आईफोन को डेवलप किया, और आज हम जो आईफोन यूज करते हैं वो स्टीव जॉब्स की प्रोडक्ट का एक स्केल्ड प्रोडक्ट है। वेल्थ बनाने के लिए हमको हमेशा किसी भी तरह का लेवरेज की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में कंपैरिजन रिच वर्सेस पुअर का नहीं, या फिर व्हाइट कलर वर्सेस ब्लू कलर का नहीं, बल्कि लेवरेज्ड वर्सेस अनलेवरेज्ड का किया जा रहा है। ये लेवरेज मैन पावर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, या फिर कोड, डाटा या मीडिया भी हो सकता है। अगर आप मैन पावर को लेवरेज की तरह यूज करते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और ये मॉडर्न वर्ल्ड के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैन पावर को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल की जरूरत है, और वो मैन पावर आपको फॉलो भी करना चाहिए। सेकेंड फॉर्म ऑफ लेवरेज इज कैपिटल और मनी। मॉडर्न वर्ल्ड में कई बिजनेसमैन और बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ इस लेवरेज को यूज करते हैं, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेवरेज है प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ये कैटेगरी में बुक्स, मीडिया, मूवीज, कोड, ये सब कुछ शामिल है। पिछले 50 सालों में जितने भी बिलियनर बने हैं, सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो है प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ये लेवरेज की सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का या किसी से भी कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। जबकि मैन पावर लेवरेज के लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि कोई आपकी आइडिया को फॉलो करने के लिए राजी भी होना चाहिए। अगर कैपिटल की बात करें तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले फाइनेंस लेना पड़ेगा या फिर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोडिंग करने के लिए, एक बुक लिखने के लिए, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए या यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए आपको किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है।
आज की ज़माने में हम जितने भी मिलियनर को जानते हैं, चाहे वो जेफ बेजोस, बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एलन मस्क हो, ये सबकी प्रोडक्ट के लिए कोई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमी में हार्ड वर्क को बहुत ओवररेटेड किया गया है, जबकि जजमेंट बहुत अंडररेटेड है। लेकिन हमको ये जानना होगा कि हम गोल अचीव करने के लिए कितना जल्दी भाग रहे हैं, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि हम किस दिशा में भाग रहे हैं। अगर आप अपना काम का लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच पा रहे हैं, तो आपको विजडम क्या है ये भी पता लग रहा है। जब उसी विजडम को आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना चालू करेंगे, तब जजमेंट लेना भी सीख जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे हम लेवरेज को यूज करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ एक सही डिसीजन या जजमेंट के वजह से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एक इफेक्टिव डिसीजन या जजमेंट लेने के लिए आपको हमेशा रियलिटी जानना होगा। लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो रियलिटी है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा ये दिलासा देता रहेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमको रियलिटी को जानने से रोकते हैं। उसमें से एक है प्री डिटर्मिनेशन। हम लाइफ में ऐसे कई सिचुएशन और काम को लेकर काफी प्री डिटरमाइंड रहते हैं, जिससे हम एक इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए रियलिटी को जान नहीं पाते हैं या इग्नोर करते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और आप उसको सलाह दे रहे हैं, और ब्रेकअप के बाद सब यही सलाह देते हैं कि वो लड़का या लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं था, तुमको उससे भी अच्छा लड़का या लड़की मिल जाएगा। आपका दोस्त को ये पता है कि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आपका दोस्त रियलिटी को जानना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उस समय में पेन में है और ऐसा ही सोच रहा है कि काश हकीकत कुछ और होता है। यहाँ पे रियलिटी यानी ब्रेकअप होना एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका दोस्त का डिजायर रियलिटी यानी सच्चाई के साथ कलाइड हो रहा है, जो कि उन्हें रियलिटी या ट्रूथ को जानने के लिए रोक रहा है। ठीक ऐसा ही होता है जब हम एक जजमेंट या डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं। दोस्तों, लाइफ में हमको अचीव करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें से पहला है वेल्थ, दूसरा हेल्थ और तीसरा हैप्पीनेस। जब हम ये अचीव करते हैं, पहले वेल्थ आता है, उसके बाद हेल्थ और उसके बाद में हैप्पीनेस। लेकिन जब इंपॉर्टेंस की बात आता है तो अभी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर हम हैप्पीनेस का डेफिनेशन पूछेंगे तो कोई कह सकता है हैप्पीनेस यानी सेटिस्फेक्शन, कोई कह सकता है हैप्पीनेस यानी कंटेंटमेंट। हैप्पीनेस का डेफिनेशन एक आदमी के लिए भी टाइम टू टाइम बदलता रहता है, और ऐसा सबके साथ होता है कि आपके लिए या मेरे लिए 1 साल पहले हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन था वो आज कुछ और है। ऑथर कहते हैं हैप्पीनेस एक डिफॉल्ट स्टेट है। आपको तब खुशी मिलेगा जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि आपका लाइफ में क्या मिसिंग है। हम एक डिजायर की ट्रैप में फंसे रहते हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी ये चाहिए, बाद में वो चाहिए। बट हैप्पीनेस इज अ स्टेट व्हेन नथिंग इज मिसिंग। जब आपका ब्रेन पास्ट में जाके कुछ रिग्रेट नहीं करता है या फ्यूचर में जाके ओवर थिंकिंग नहीं करता है, उसी एब्सेंस स्टेट को हम कहते हैं इंटरनल साइलेंस। और इसी दौरान आपके पास कंटेंट भी है और आप खुश भी हैं। हम में से ऐसे कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हैप्पीनेस यानी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक्शन, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि हर एक पॉजिटिव थॉट्स के पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स छुपा रहता है। अगर आप कहते हैं आप अभी खुश हैं, इसका मतलब ये है कि आप कभी दुखी थे। अगर मैं कहता हूं कि आप अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कोई अनअट्रैक्टिव भी है। हैप्पीनेस यानी सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स नहीं होता है। हैप्पीनेस यानी एब्सेंस ऑफ डिजायर, स्पेशली एब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर एक्सटर्नल थिंग्स। क्योंकि डिजायर इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी until you get what you want। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, काम के ऊपर हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए। इसमें पहला है फिजिकल हेल्थ और दूसरा है मेंटल हेल्थ और तीसरा स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सबके बाद आता है आपका फैमिली हेल्थ और उसके बाद आपका फैमिली का वेलबींग। ये सब प्रायोरिटी के बाद ही आप बाकी दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, कोई डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बनाता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको स्लिम नहीं बनाता है, कोई टीचर्स आपको स्मार्ट नहीं बना सकता है या कोई मेंटर आपको रिच नहीं बना सकता है, बल्कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आपको क्या बनना है।
इसीलिए कहा जाता है हैबिट्स आर एवरीथिंग, एवरीथिंग वी आर। हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब हैबिट्स ही है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। जैसे कि कब रोना है, कब नहीं रोना है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, ये सब हैबिट्स ही हैं। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारा पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, बिहेवियर ये सब हमारा हैबिट से ही बनता है। जब हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू फॉर्म ए हैबिट, एक्चुअली ऐसा बोल के हम अपने आप को एक रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। रियलिटी में हम एक काम को तब करते हैं जब हमारे इमोशंस हमें कुछ करने के लिए बोलता है। जब आप एक लड़की को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं या एक पार्टी में जा रहे हैं, इस सबके पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग डिजायर ही है जो हमें ये करने के लिए कहता है। तो दोस्तों, आज की रिव्यू में हम ये जाने कि वेल्थ और मनी में डिफरेंस क्या है, वेल्थ जनरेट करने के लिए हमको लेवरेज का जरूरत क्यों है, आपकी सक्सेस के पीछे एक इफेक्टिव डिसीजन का क्या रोल है, कैसे आप एक जजमेंट या इफेक्टिव डिसीजन के ले सकते हैं, हैप्पीनेस क्या है और हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर आप मुझे किसी बुक की रिव्यू करने के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।